मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितना भी सरकारी नौकरी का जॉब है उसमें अब एक प्रश्न और 4 विकल्प के प्रश्न आ रहे हैं और इन प्रश्नों में जो विकल्प रहते हैं उनमें बारीक अंतर रहते हैं। तो आज हम अभ्यास कराएंगे आपको पर्यावरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और पुलिस का भर्ती और भी जो अन्य भर्तियां हैं उनमें आने वाले प्रश्नों को लेकर। तो निवेदन ये कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा और पीडीएफ फाइल चाहिए तो चैनल में ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन करके प्रोसेस को फॉलो करें। आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से देखें तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है। इनका उत्तर बताने के लिए 4 विकल्प और थोड़ा समय आपको देंगे। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप इससे पता लगा सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 4 विकल्प हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरह से घुमा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं महासागरों में निम्न से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अब लवण जो है साइंस के हैं तो जानेंगे, अगर आर्ट वाला जो छात्र है वही नहीं जान पाएगा यहाँ पर कि लवण क्या है। तो यहाँ पर अब आपको बता दें, अगर यहाँ पर लिखा होता नमक तो आप जान जाते हैं कि नमक पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है लवण है, NaCl, यह खाने वाला नमक है जो हम खाते हैं। समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, इसलिए महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड लवण पाया जाता है। पहला इसका उत्तर सही है, विकल्प 1। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? यानी भारत के ज्यादा मिट्टी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और बलुई मिट्टी। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, थोड़ा समय आपको दे रहे हैं, आप इसका उत्तर बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका 3 नंबर वाला विकल्प सही होगा। जलोढ़ मिट्टी जो है यह सर्वाधिक क्षेत्र पर भारत के में पाई जाती है। ठीक, विकल्प 3 सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो शाकाहारी जंतु हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना, वो उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये शाकाहारी यहाँ पर पूछा जा रहा है और भोजन के लिए कहाँ पर निर्भर रहेंगे? पेड़ पौधों पर। उनको क्या बोलेंगे? पहला विकल्प है उपभोक्ता, फिर दूसरा विकल्प है यहाँ पर प्रथम चरण उपभोक्ता, तीसरा विकल्प है द्वितीय चरण उपभोक्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौथा है तृतीय चरण उपभोक्ता। अब यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, तो यहाँ पर चलिए मैं बताता हूँ आपको। उत्तर है विकल्प 2, प्रथम चरण उपभोक्ता बोलेंगे। जो शाकाहारी जंतु हैं भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी घास फूस खाते हैं, तो प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक, अगला, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित होती है, रचनात्मक विधि है, सभी चयनात्मक विधि है। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है पर्यावरण शिक्षा के बारे में समाधान विधि की विशेषता। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर चलिए बता देता हूँ, उसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर विकल्प 3, यानी ये सभी जो हैं यहाँ पर उपयुक्त सभी हैं, इसका लक्ष्य होता है, ठीक है ना। ये चौथा नंबर भी यहाँ पर उत्तर में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ठीक, मानव विकास के क्रम में जब मानव 2 पैरों पर चलने लगा, यानी मनुष्य का जो विकास है वह होमो सैपियंस से हुआ है, जो कि पूर्वज है मनुष्यों के। तो यहाँ पर जब 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, अधिक तेज चाल होना और हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी जो इसमें विकल्प हैं वह अपने आप में विशेष हैं। यहाँ पर कौन सा हो सकता है इसका उत्तर? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर वाला, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो यह सभी परीक्षाओं पर पूछा जाता है, प्रश्न कॉमन क्वेश्चन है। तो फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, पैरोग्राफ। तो यहाँ पर उत्तर भी इसके बारीक हैं, यहाँ पर विकल्प जो हैं बारीक हैं और उत्तर इनमें से एक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नापने की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता नापने को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हर परीक्षा पर आता है। राइट आंसर 3 नंबर, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन के सामने है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इस तरह इतने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप
की जो मोटिलिटी है वह चेक की जाए तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि। तो सबसे पहला ग्रह यानी पूछा जा रहा है सूर्य है, फिर ग्रह आएंगे, तो इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास में है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बुध। बुध यहाँ पर सबसे पास में है, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर बुध। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन है पार्क से संबंधित है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो गिर राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क है, यह कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो राइट आंसर आपको इसमें से बताना है कि यह कहाँ पर है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, गुजरात पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यानी वाहनों में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, डीजल और पेट्रोल, किसको मानते हैं यहाँ पर? ये आपको इसका उत्तर बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ये जो गैस वाला है आजकल आज के समय पर यहाँ पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इससे प्रदूषण बहुत ही जो होता है कम होता है, ठीक, ना के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता दें, चिपको आंदोलन की प्रेरणा कौन है? तो यह क्वेश्चन पिछले बार के वर्ग 3 के शिक्षक भर्ती के एग्जाम पर आया था और इसके पहले के जो 2-3 क्वेश्चन बता चुके वह भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर आप इसका जानकारी ले लें अच्छे से। चिपको आंदोलन के प्रेरणा यानी चिपको आंदोलन किया गया था, मदर टेरेसा, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा और महात्मा गांधी। आपने बहुगुणा सुना है, तो यहाँ पर 2 बहुगुणा है, कौन सा है? तो राइट आंसर इस 3 नंबर होगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन किए थे, ठीक, वृक्षों को बचाने के लिए। अगला है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। यानी इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, इसकी मात्रा न कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, नहीं हमको दिक्कत हो जाएगी हमारी बॉडी पर। तो यहाँ पर रासायनिक प्रकृति क्या है, यानी वह क्या है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट क्या है यहाँ पर? सही उत्तर है इसका 4 नंबर वाला विकल्प प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना, 4 नंबर वाला सही है। अगला है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, परागकोश में, पराग को कणों में और तने में, मूल शीर्ष में। यहाँ पर पूछा गया है अर्धसूत्री विभाजन पौधे में कहाँ पर होता है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना, यहाँ पर होगा परागकोश में। यह चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या सूत्री विभाजन किसी भी पौधे में परागकोश में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, क्या है? जैविक समुदाय कोई भी हो, जीवित समुदाय होना चाहिए, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या घटक। यानी प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर बात की जा रही है, ये देख सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी सबसे पहले महत्व तो कौन करता है जैविक प्रणाली, कैसे हैं? तो यहाँ पर बेशक सी बात है, जो उत्पादक है यानी जो घास वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको सबसे पहले कौन खाएगा? शाकाहारी जीव खाएंगे, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर शाकाहारी। एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली औषधि कौन सी है? ज्वर आपको बता दें, ज्वर यानी बुखार के नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक में प्रयोग कौन सी गैस होती है? ब्रूफेन है, बी कम्प्लेक्स है, लीव 52 है, पैरासीटामोल है। ये आप जान गए होंगे कौन सा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको उत्तर जान गए हैं। 4 नंबर वाला सही है, बुखार के इस्तेमाल में पैरासीटामोल का दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दही निर्माण है तो कौन सी सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ठीक, लैक्टोबैसिलस, स्टेप्टोकोकस, एस्परजिलस और रेट्रोवायरस। दही निर्माण हेतु कौन सी सूक्ष्मजीवी? तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया क्वेश्चन आपका, जो पहले की कहानी ये क्वेश्चन दही निर्माण में। तो यहाँ पर बता दें, दही दूध से दही बनता है, यानी वहाँ पर जीवाणु के द्वारा बनता है, तो कौन सा जीवाणु सूक्ष्मजीवी इसके लिए उत्तरदायी होता है दही में? तो यहाँ पर अब बता दें आपको कौन सा होगा, यहाँ पर राइट आंसर लैक्टोबैसिलस जो होता है, ठीक। यहाँ पर दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, तो उससे लैक्टोबैसिलस जो होता है उसको दही निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक, विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव रुधिर वर्ग की खोज संबंधित वैज्ञानिक ने की थी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की सीरीज का। मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी हो गया और AB हो गया,
और वो हो गया। ये 4 टाइप का जो ग्रुप है वो उसका खोज किसने किया है, यानी कलमार्क्स लैंड मास्ट। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 3, लैंड स्टीनर ने किया है, जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्याज, आलू और अदरक ये क्या है, ये जड़ है कि तलपत्र है, अपस्थानिक जड़ें हैं या तना है। तो प्याज का इस्तेमाल आप करते हैं, आलू का भी करते हैं, अदरक का भी करते हैं, लेकिन जो इसकी खेती करता है वही इसको बता सकता है क्या है। खेती तो सब नहीं कर पाते, लेकिन क्वेश्चन तो आपके एग्जाम पर आ रहा है, तो आपको राइट आंसर यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्याज, आलू और अदरक ये हैं, यहाँ पर तना, ये जड़ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर तना है। ठीक है ना, राइट आंसर तना, प्याज, आलू, अदरक तना है। अगला क्वेश्चन है, कोष की सूक्ष्मजीव कौन सा है, विषाणु है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, स्पाइरोगायरा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक कोष की जीव की बात यहाँ पर पूछी गई है, कौन सा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर राइट आंसर है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है एक कोष की जीव है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, रुद्राक्ष, तेंदू, रीठा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बता दें, पादप उत्पाद यानी पौधे से मिलता है और साबुन की जगह काम किया जा सकता है उससे। तो यहाँ पर कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर है रीठा, जो है रीठा, रीठा विकल्प नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बीटी कपास, कपास आपने सुना होगा, बीटी नहीं सुना होगा, तो यहाँ पर जान लें बीटी कपास जो है वह क्या है। एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है और एक औषधि पौधा है। बीटी कपास, तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि यह पौधा एक ट्रांसजेनिक पौधा है, यानी कपास को बीटी कपास में कन्वर्ट किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो बीटी ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको बता दें, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना और मरुस्थल। मरुस्थल यहाँ पर कौन सा होगा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पर इस तरह का जो क्वेश्चन आए सर्वाधिक वाले में या पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें ज़्यादातर राइट आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर जो है तो वनों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पर ज़्यादातर वर्षा होती रहती है साल भर। ठीक, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा रसायन आम पकाने में काम में आता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर परीक्षा पर पूछा जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जो आप यहाँ पर देखिए, पहला विकल्प है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप जान गए होंगे इसका राइट आंसर है, क्योंकि नॉर्मली जो है तो हम जानते हैं कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये राइट आंसर यहाँ पर कार्बाइड हो जाएगा, लेकिन कार्बाइड बस जानने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बाइड है, क्योंकि सोडियम कार्बाइड भी होता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड राइट आंसर है। तो आम पकाने के लिए, फिर अन्य चीज़ों पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। क्योंकि बरसात के मौसम में जो पानी है वह उसके कारण ज़्यादातर बीमारियाँ फैलती हैं। पानी प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि अगल बगल का पानी भी आ जाता है हैंडपम्प में, नलकूप और कुआं में, तालाब वगैरह में जहाँ का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दूषित जल पीने से फैलता है कौन सा बीमारी है। तो यहाँ पर एड्स, टाइफाइड, यहाँ पर एनीमिया, टिटनेस यहाँ पर होगा। ठीक, ये विकल्प है आपके सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर भैया एड्स के लिए तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह कर लें, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये जल से तो होता नहीं है ये से। एक बचिए यहाँ पर 3 इनमें से कौन सा होंगे, आपके लिए सरलता कर दिया। तो दूषित जल से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुखार आता है, और वह बुखार होता है टाइफाइड का। टाइफाइड इसको बोलते हैं, टाइफाइड एक वह बुखार होता है टाइफाइड का। अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं 24 नंबर का, निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। दोस्तों द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दे, जिसमें 2 बीज होते हैं तो द्विबीजपत्री है, जिसमें एक बीज होगा वो एक बीजपत्री है। द्विबीज यानी जैसे होगा आपका दाल जितना है वो द्विबीजपत्री में आता है। जैसे चना है, चना को बीज करेंगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, यानी द्विबीजपत्री है। जैसे आम है वह एक बीजपत्री है।
तो बांस, केला, सरसों, गन्ना, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री है? इसीलिए यहाँ पर रखा गया है कौन सा द्विबीजपत्री। दो बड़ा क्रिटिकल है, यहाँ पर कौन सा है? द्विबीजपत्री है कौन सा? तो यहाँ पर आप जान नहीं गए होंगे, सरसों, यानी राई जो है वह उसमें जो बीज से है उसको, जब राई के दाने को आप तोड़ेंगे बड़े ही स्लो मोशन में तो डबल उसमें पार्ट निकलेंगे, आधा इधर हो जाएगा आधा उधर। तो ये द्विबीजपत्री पौधा होता है सरसों यानी राई। कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, पैलिसेड के द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, यानी पौधे जल किसके माध्यम से लेते हैं, ऊपर को खींचते हैं, या पौधे में किसके माध्यम से जल पहुंचाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए फ्लोएम और जाइलम, इसके बारे में शुरू होगा, कैम्बियम भी है, पैलिसेड भी है। इसका उत्तर बताने से पहले आपसे निवेदन कर लें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चलिए इसका उत्तर बताते हैं, और साथ ही एक और बता दें कि अगर आपको वीडियो का जानकारी सबसे पहले चाहिए तो घंटी को दबाएं, बिल्कुल फ्री में। ठीक, तो यहाँ पर पौधों का जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? आपको यहाँ पर समय आपका खत्म होगा, चलिए मैं बताता हूँ। जाइलम के द्वारा। ठीक, जाइलम जो जड़ में होता है नीचे, तो उसके द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है और पौधों तक, पौधे में संपूर्ण पौधे में पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो में इतने भी प्रश्न रहेंगे, मुझे उम्मीद है प्रश्न आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।